2024 हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी मईशत के लिए, मार्केट के लिए अच्छा साल साबित हुआ। 2025 के लिए तो हम यही देख रहे हैं कि थोड़ा-सा ट्रांज़िशन होगी टुवर्ड्स ग्रोथ। शायद सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट्स ना हो, लेकिन ज़रूर हम 11% तक शायद जा सकते हैं 2025 से। अभी आपका जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर है और जो केसी 100 पे सबसे बड़ा सेक्टर है, 25% वेट रखता है, वो बैंकिंग सेक्टर है। और अब तो बड़े बैंक्स 50 अरब 60 अरब इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी हंसते खेलते हुए दिखा रहे हैं। अगर आप पीआईए को प्राइवेटाइज कर देते हैं, उसके बहुत सालों मतलब फिर तो साला साल फवायद है ना, वो फिर नुकसान जो गवर्नमेंट को है ऑन द फिस्कल साइड वो नहीं होगा। पाकिस्तान में फिर साहब अनफॉर्चुनेटली इतना शॉर्ट बूम एंड बस्ट साइकिल रहा है कि वो कॉन्फिडेंस आपको यकीन ही नहीं आ रहा कि हम बेहतर हो भी सकते हैं। एनर्जी स्टॉक्स आर एटलीस्ट दी ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स, वो हमें थोड़े से लगते हैं कि दैट वुड हैव ट्रिगर्स एंड उसमें आई थिंक बेहतरी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम खिज़र साहब, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन रज़ा साहब, आपने टाइम दिया। लास्ट ईयर भी हमने जो ईयर था वो स्टार्ट किया था आपसे डिस्कशन के साथ, और मुझे आज भी याद है कि आपके साथ डिस्कस किया था 85,000 का टारगेट जो इंटर मार्केट ने रिलीज़ किया था। उस टाइम मार्केट वाज अराउंड 60-65 और बहुत सारे लोगों को, मुझे भी ये यकीन नहीं था कि मार्केट 85 तक भी चली जाएगी, जिसको लेटर मैंने टेक्निकली वैलिडेट किया था एंड आई शेयर्ड माय चार्ट्स आल्सो। सो 85 भी हिट हुआ, उसके बाद आपने फर्दर उसको एक्सटेंड किया और वो भी हिट हुआ। तो मैंने कहा कि क्यों ना आपसे ही इस साल की जो फर्स्ट पॉडकास्ट है वो की जाए, टू एक्सप्लोर एंड डिस्कस कैसा रहेगा ये हमारा साल। सो अगर इस साल पे जाने से पहले मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है कि आप 2024 को किस तरह रिव्यू करते हैं? इफ़ यू लुक बैक एट लास्ट ईयर, सो ये कैसा रहा? फिर साहब, पहली बात तो बड़ी नवाजिश फॉर हैविंग मी बैक एंड थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। बिल्कुल मुझे याद है कि इसी टाइम पे लास्ट ईयर हमारी गुफ्तगू हुई थी और 66,000 की मार्केट थी और स्ट्रैटेजी रिपोर्ट उस टाइम पे नई नई निकली थी, तो 85,000 का बेस केस टारगेट था और बुल केस उसमें था कि अगर चीज़ें और बेहतरी की तरफ जाती है तो डेफिनेटली 100,000 भी पॉसिबल है, जो कि इस दफ़ा तो 2024 से एक महीना पहले ही मीट कर गए। दिसंबर तो ऑब्वियसली नवंबर में ही वो मीट हो गया था। 2024 हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी मईशत के लिए, मार्केट के लिए अच्छा साल साबित हुआ। ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन आप इसको कह सकते हैं। इसकी सिंपल मैं आपको मिसाल दूं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो इन्फ्लेशन रेट थी, जो महंगाई की शरह थी, साल के शुरू में तकरीबन 30% थी और हाई तो हमने 38% किया था मई ऑफ 23 में, लेकिन इवन एट द स्टार्ट ऑफ 24 ये तकरीबन 30% थी और फ्रॉम देयर टू बी एट अबाउट 5% राइट नाउ इज वो ये दिखा रहा है कि कितनी एक तरह से स्टेबिलिटी आई है और थोड़ी जो हुकूमत की पॉलिसीज में भी इसमें शामिल है, कंजर्वेटिव पॉलिसी मेकिंग रही, प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग रही। आईएमएफ प्रोग्राम एक तो पहले हमने 2023 में 9 मंथ एसबीआई कर लिया था, फिर उसके फ़ौरन बाद राइट आफ्टर इलेक्शंस हमने 3 ईयर ईएफएफ में चले गए, 3 साल के आईएमएफ प्रोग्राम में। उसके साथ वीव बिन अ लिटिल लकी एज वेल, कमोडिटी प्राइसेस दुनिया में नीचे आई। हम एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, 50% ऑफ आर इम्पोर्ट्स आर ऑयल, और तेल की कीमतों में भी, खाम तेल की कीमतों में भी हमने कमी देखी 2024 में। तो थोड़ी स्टेबिलिटी हमने देखी पोस्ट इलेक्शंस, हमने प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग देखी और हमने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन देखी, जिसका असर हमें इन्फ्लेशन पे नज़र आया। उसी की वजह से इंटरेस्ट रेट्स हमने देखे कि 2024 में एज वी स्पीक तकरीबन 900 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ चुके हैं। 22% का ऑल टाइम हाई था और अब 13% पर है। तो यह है कि मज़ीद और नीचे जाएंगे इंटरेस्ट रेट्स। करेंसी पे हमने इस्तेकाम देखा, जो करेंसी एक दफ़ा बीच में 300 को भी क्रॉस कर गई थी,
वो अब काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो हमने देखी, एक मैक्रो ट्रेड की सूरत में स्टॉक मार्केट पे असर लेकर आई, और हमने 84% रिटर्न जनरेट किया KSE 100 इंडेक्स ने अक्रॉस कैलेंडर ईयर 2024। तो अगर आप पिछले 20 या 25 साल भी देख लें तो इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट ईयर्स ना। आई थिंक पिछले 20 साल में तो आई थिंक ये हाईएस्ट ही रहा है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब 100% प्लस भी रिटर्न रहा है अर्ली 2000s में, लेकिन आई थिंक बड़े लंबे अरसे के बाद वी सीन दिस काइंड ऑफ रिटर्न। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2023 में भी लेट्स नॉट फॉरगेट के 50% से ऊपर का ही रिटर्न था। 40,000 की जो बॉटम थी उसके इर्द गिर्द का बॉटम था, उसके बाद 60s में चले जाना 2023 में, तो वो भी 50% प्लस रिटर्न था। उसके ऊपर हमने फिर तकरीबन 85% का रिटर्न दिया है। तो इट वाज अ गुड ईयर फॉर मार्केट्स, और एज एन एसेट क्लास इक्विटीज आउट परफॉर्म्ड। और उसका मैं वही रीज़न दूंगा कि स्टेबिलिटी हमें नजर आई टॉप डाउन से, वेदर इट वाज पॉलिटिक्स या इकोनॉमी, तो दोनों चीज़ों ने मिल के ये चीज़ ड्राइव करी। आपने रिपोर्ट में भी मेंशन किया है अबाउट पाकिस्तान बूम एंड बस्ट साइकिल्स। बहुत सारे लोग सम टाइम पूछते हैं कि कोई स्टॉक है मैं 10 साल के लिए 15 साल के लिए रखना चाहता हूँ, कौन सा होना चाहिए? तो मेरा व्यू होता है कि हमें फ़िलहाल तो पाकिस्तान के बूम एंड बस्ट साइकिल्स को ही फॉलो करना चाहिए टू एंटर एंड एग्जिट इन इक्विटी मार्केट्स। सो अभी जो हमारा ये साइकिल है, इस पे किस लेवल पे हम खड़े हैं? क्या हम बूम स्टार्ट हुआ है या हाफ वे थ्रू हैं या कि ऑलरेडी इसका पीक हो गया? जी, आई थिंक ये क्रक्स ऑफ द मैटर है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। और पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर हम पिछले 15 साल में देखें तो बड़ी प्रिडिक्टेबल रही है। हमारी इकोनॉमिक साइकिल्स फॉर वेरियस रीजंस बहुत शॉर्ट रहे हैं। 2 से 3 साल का हमारा एक अच्छा पीरियड आता है, और उसके बाद वी आर अनेबल टू सस्टेन इट। ये आप समझ लें पोस्ट मुशर्रफ एरा में हाँ वो कोई सी भी हुकूमत हो, एक बड़ा प्रिडिक्टेबल पैटर्न यह है कि गवर्नमेंट्स आती हैं और वो एक अच्छी इकोनॉमी को इनहेरिट नहीं करती, फौरन आईएमएफ के पास जाती हैं और आईएमएफ प्रोग्राम सिक्योर कर लेती हैं, और इकोनॉमिक डिसिप्लिन आता है, एडजस्टमेंट्स हमेशा हमने देखी है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं, एक्सचेंज रेट डीवैल्यू किया जाता है, इकोनॉमी को रोका जाता है, स्टेबिलिटी अचीव होती है। फिर तीसरे चौथे साल में गवर्नमेंट्स के एक थोड़ी सी अर्जेंसी आ जाती है कि अब इलेक्शन सर पर हैं और अब हमें ग्रोथ की तरफ जाना है और थोड़ा कुछ डिलीवर करना है। फिर हम एक्सेलरेटर दबाते हैं ऑन ग्रोथ, एंड अगेन एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एक नुमाया हो जाता है, और फिर कहानी वहीं पहुंच जाती है जो 5 साल पहले पहुंची थी कि जी इलेक्शन आते हैं, गवर्नमेंट्स आती हैं और वापस आपको आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ता है। तो ये पिछले 15 साल में हमने बहुत बार देख लिया है। और इस दफ़ा तो इस तरह हुआ कि पिछले साल तो ऐसा लग रहा था कि आप शायद टू लेट और हम शायद डिफॉल्ट कर जाएं, जो लास्ट मिनट पे अवॉइड हुआ। तो आई थिंक वो चीज़ अब काफ़ी हद तक इकोनॉमिक मैनेजर्स जो हमारे हैं उनके जहनों में अभी तक वो हावी है कि कितने करीब से हम बचे हैं फ्रॉम डिफॉल्ट। और आप जब भी अगर आप स्टेट बैंक से बात करें या फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करें या इवन पीएम ऑफिस से जो साउंड बाइट्स आ रहे होते हैं, नाउ द न्यू बज़वर्ड इज सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये अभी भी जैसे हमने एक 5 ईयर प्लान रिलीज हुआ है रिसेंटली उड़ान पाकिस्तान, जिसमें एक सर्टन विश लिस्ट दी गई है कि जीडीपी ग्रोथ हम इतना एम करेंगे। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने आके उसको अभी भी कहा है कि नहीं, द प्रायोरिटी इज इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो आई थिंक बहुत सारे इकदामात शायद इस दफ़ा ऐसे लिए जा रहे हैं, वेदर इट इज़ ऑन द पॉलिटिकल साइड और वेदर इट इज़ ऑन द इकोनॉमिक साइड, कि ये इकोनॉमिक साइकिल जो है पाकिस्तान की वो थोड़ी इलोंगेट हो जाए, वो लंबी हो जाए। इट्स टू शॉर्ट इन द लास्ट 15 ईयर्स। और जो लास्ट अगर आप देखें जो थोड़ा एक सस्टेनेबल हमने ग्रोथ की है या कुछ सालों में हमने रिफॉर्म्स किए हैं, वो साल आए हैं जहाँ थोड़ी निस्बतन स्टेबिलिटी रही है, और वो अर्ली 2000s में ही हमें पाई गई है। तो आई थिंक कोशिश यही है कि डिसिप्लिन बरकरार रखा जाए,
और बहुत जल्दी हम ग्रोथ की तरफ नहीं आए, ग्रोथ की तरफ आए लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट कि आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जेपरडाइज कर लें। बिकॉज हमने, खजर साहब देखें, पिछले 15 साल में जो चीज़ के हम मास्टर बन गए ना, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, वो हम ये बन गए हैं कि डिजास्टर से स्टेबलाइजेशन हमने आर्ट फॉर्म बना लिया है। इम्पोर्ट कवर 1 महीने रह जाता है, हम आईएमएफ के पास भागते हैं। इम्पोर्ट कवर जहां 3 महीने होता है, हम डिसिप्लिन लूज कर जाते हैं और फिर वापस अपनी ओल्ड हैबिट्स में पड़ जाते हैं। तो आई थिंक अभी एटलीस्ट जो हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी ज्यादा रियलाइजेशन है कि नहीं, डेट डेट कैन नॉट रिपीट। तो जो भी होना है वो अब आहिस्ता आहिस्ता होना है और इस साइकिल को लंबा करना है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर पिकिंग अप ऑन। और 2025 के लिए तो हम यही देख रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रांजिशन होगी टुवर्ड्स ग्रोथ, बट वो फॉरन 0 to 100 जो कहते हैं ना कि जी गाड़ी पे एक्सेलरेटर आपने कर दिया और 0 to 100 अब 8 सेकंड में पहुंच गया, 6 सेकंड में, वो शायद अब ख्वाहिश भी नहीं है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जी ठीक है, आगे बढ़ें लेकिन मोहतात तरीके से बढ़ें और सस्टेनेबल तरीके से बढ़ें, ना कि हम एक साल में बहुत कुछ अचीव कर लें और फिर बैक टू स्क्वायर वन एक तरह से हो जाए। तो आई थिंक दैट इज द व्हाट वी आर पिकिंग अप ऑन के एफर्ट्स आर अंडर वे के सस्टेनेबिलिटी आए, स्टेबिलिटी आए, कंसिस्टेंसी आए। तो आई थिंक ये थोड़ा सा आपको नजर आएगा कि ये शायद एक फर्क आया है थिंकिंग में of our economic managers, of our authorities, of our government compared to the last 15 years. ये इतना आसान नहीं होगा and we will discuss this as we go along, लेकिन ख्वाहिश जरूर ये अब आ गई है। स्ट्रेटजी रिपोर्ट जो है इंटर मार्केट ने रिलीज़ की, वो मैंने capitalmarkets.com की साइट पे भी लगा दिया है। और रज़ा साहब, उसमें आपने मेंशन किया है कि 25 का जो मार्केट का टारगेट है वो 1,30,000 है। इसके पीछे रैशनल बता दें, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप समझते हैं कि विल टेक अस टू 130,000? फिर साहब इसकी तमहीद मैं इस तरह बांधूंगा कि लास्ट ईयर जो इंडेक्स का टारगेट था, एट द टाइम जैसे आपने कहा कि आप भी कह रहे थे कि मुश्किल लग रहा है 85,000 और फिर लाख, बट आई थिंक इट वाज ईजियर टू कॉल देन, इट वाज एन ईजियर कॉल टू मेक लास्ट ईयर इन द सेंस के देखें, जब इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है और इंटरेस्ट रेट हमारे ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस पर हैं और इन्फ्लेशन ऑलरेडी इस तरह की पाकिस्तान में देखी नहीं गई है, तो जब स्टेबलाइजेशन आएगी तो नेचुरली ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, तो बाजार की वैल्यूएशंस ने भी नॉर्मलाइज करना था। जब इंटरेस्ट रेट्स ऑल टाइम हाई पे थे तो बाजार का पीई वैल्यूएशन या दीगर जो आप इस्तेमाल करते हैं टू वैल्यू स्टॉक्स एंड द इंडेक्स, वो भी नियर ऑल टाइम लोज ही थे। तो इसमें हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी मौजूद थे। हमसे पहले श्रीलंका, एक वो तो एक्चुअली डिफॉल्ट के उसमें मुंह में चला ही गया था, वहां भी हमने देखा कि जी इन्फ्लेशन वहां तो 70% हो गई थी, वहां से वो सिंगल डिजिट में आई, तो इंटरेस्ट रेट्स वहां भी जो ऊपर थे वो नीचे आए, वहां की मार्केट ने भी परफॉर्म किया। तो इट वाज हमारे सामने एक ताज़ा ताज़ा एक केस तैयार था कि जी यही लग रहा है कि पाकिस्तान में भी होगा। तो अभी भी जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो पूरी तरीके से नॉर्मलाइज नहीं हुआ। तो 22% से हम 13% पे आए हैं। बज़ाहिर तो लग रहा है कि बहुत और आए भी है नीचे, 900 बेसिस पॉइंट नीचे आना इन लेस देन 6 मंथ्स ये कोई छोटी या मामूली मॉनेटरी ईजिंग तो नहीं है। लेकिन अभी भी अगर आप पिछले आप 20-25 साल का हिस्ट्री देखें पाकिस्तान में, तो इस इंटरेस्ट रेट सुपर साइकिल से पहले 15% पाकिस्तान का एटलीस्ट दिस सेंचुरी हाई था। उससे 90s में चले जाएं तो आपको 19-20% के इंटरेस्ट रेट नजर आएंगे। लेकिन ये 2008-9 में हम जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जो बड़ा क्राइसिस माना जाता है आज भी, उस वक्त भी हम 15% इंटरेस्ट रेट पे जाके ठहर गए थे। तो अभी भी अगर हम 13 पे हैं तो 13 कोई कम इंटरेस्ट रेट नहीं है, इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। तो 2025 में जो इंडेक्स का टारगेट की बेसिस है 1,30,000 पॉइंट, वो महज ये है, इट्स अ वेरी सिंपल आर्ग्यूमेंट, कि अभी टेल एंड ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी है बाकी। शायद सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट्स ना हो, लेकिन ज़रूर हम 11% तक शायद जा सकते हैं 2025 में। पिछले 10 साल का जो एवरेज पॉलिसी रेट है पाकिस्तान में वो 10.5% है।
तो अगर हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो ऑल एल्स द सेम हमारी जो इक्विटी मार्केट की वैल्यूएशंस हैं उनको भी पिछले 10 साल के एवरेज तक जाना चाहिए, जो कि तकरीबन 7.5 टाइम्स है। और अभी भी हम अबाउट 6.5, कुछ बिटवीन 6.5 and 7 टाइम्स पीई पर हैं। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स लॉन्ग टर्म मीन की तरफ कन्वर्ज करेंगे वैसे ही इक्विटी मार्केट की वैल्यूएशंस अपने लॉन्ग टर्म मीन की तरफ रिवर्ट करेंगी, जिसका काफी हद तक हिस्सा ऑलरेडी हो चुका है, अब टेल एंड है। तो अगर हम अभी अगर आप वही देख लें कि जी अगर हम आज हम बात कर रहे हैं 1,15,000 के करीब है बाजार, 1,14,000, 1,15,000, तो अब 1,30 पे इतना दूर तो है नहीं, इट्स मेरली 10 to 15% रिटर्न। तो वो सिर्फ बेस केस है हमारा, जो सिर्फ मॉनेटरी ईजिंग का टेल एंड ही हमें वहां तक पहुंचा देना चाहिए विदाउट डूइंग मच ऑफ एनीथिंग। जो मैंने बात करी कि जी साइकिल को लंबा करना है और बहुत चीजें करनी है, उसके बगैर भी हम मीन रिवर्ट कर लेंगे। और ये तो सिर्फ आपको एवरेज पी पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो 1,30,000 का टारगेट एक बड़ा रियलिस्टिक सा टारगेट है। पूरा 2025 अभी बाकी है, अभी तो साल शुरू हुआ है। बट ऑफ कोर्स उससे उससे ऊपर भी गुंजाइश है, बट मोर नीड्स टू बी डन फॉर दैट। बिल्कुल, आपने मेंशन किया कि अगर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो जाएं तो इट विल अनलॉक बुल केस फॉर 160,000। सो वो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं मेंशन करते हैं कुछ के कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर गवर्नमेंट उनको एग्जीक्यूट कर दे देन वी कैन आल्सो सी 160,000 लेवल। 160,000 Khizr Saab is basically ballpark, I think not even one standard deviation above our long term mean. 7.5 अगर लॉन्ग टर्म, इनफैक्ट 7.5 तो मैं कहूँगा 10 साल का है। अगर ये मैं और आप ये कॉन्वर्सेशन शायद 5 साल पहले कर रहे होते तो मैं आपको कहता पाकिस्तान का 10 ईयर मीन इज 8.5, 9, और यही था। It is only because extraordinarily difficult time गुजरा है in the last several years और इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई चले गए थे कि वो डिस्टॉर्ट हो गई है पिक्चर। वरना हिस्टोरिकली पाकिस्तान में ये माना जाता था, अगर आप क्रॉस साइकिल एनालिसिस करें, कि पाकिस्तान में पी 6 के नीचे नहीं जाता और 15 पे एक तरह से जो बूम का पी होता है वो 15 का होता है और बस्ट का पी 6 होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई इंटरेस्ट रेट चले गए तो वो रिलेशनशिप डिसरप्ट हो गई और हम तो 4 के पी से भी नीचे चले गए, 3.5 का पी हो गया था। तो अभी तो हम एक नॉर्मल उस पे आए हैं, तो कहने को तो 9 का पी कोई डिफिकल्ट पी नहीं है। पाकिस्तान का शायद लॉन्ग टर्म एवरेज यही रहता था। इट्स ओनली बिकॉज द लास्ट 5-6 ईयर्स हैव बीन डिफिकल्ट, तो वो एवरेज डिप्रेस होकर 7.5 हो गया है 10 साल का रोलिंग एवरेज, वरना कहने को तो 8.5, 9 ही हुआ करता था। बूम एंड बस्ट साइकिल की हमने बात कर ली। अगर इसको हम अवॉइड कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं। देखें, इंटरेस्ट रेट की कहानी 2024 की कहानी ही थी और शायद स्टार्ट ऑफ 2025 की कहानी हो। आई कांट कीप टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि नहीं इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं तो मार्केट विल कीप गोइंग अप। अभी मुझे नहीं लगता, शायद ख्वाहिश हो लोगों की या लोग कुछ समझते भी हो, मुझे नहीं लगता कि सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट्स इस साल हम अचीव कर पाएंगे, बिकॉज हम एक आईएमएफ प्रोग्राम में है, हम एक सख्त आईएमएफ प्रोग्राम में है। महज 18 महीने पहले हम डिफॉल्ट के किनारे पे थे, तो आई डोंट थिंक कि हम इतनी जल्दी ट्रांजिशन करेंगे टुवर्ड्स वेरी क्विक ग्रोथ। इट्स गोइंग टू बी स्लो एंड स्टडी। तो मुझे लगता है कि हाई लो डबल डिजिट्स में इंटरेस्ट रेट्स आपके फॉर नाउ 2025 में स्टेबलाइज करेंगे। बट टू किक ऑन फ्रॉम देयर, साइकिल्स की बात आ गई तो मैं वही कहूंगा कि देखें, पाकिस्तान में हमने ये भी सुना है कि अगले साल का मत बताओ या अगले 2 साल का मत बताओ। यू नेवर नो इन मार्केट सच एज आवर्स, फ्रंटियर मार्केट्स एंड डेवलपिंग मार्केट सच एज आवर्स, कि आगे क्या होगा। इट्स टू वॉलेटाइल। तो भाई अगले क्वार्टर ही की बात करो या अगले 6 महीने की बात करो, उसके आगे प्रिडिक्शन देना मुश्किल हो जाता था। बट अगर आपको ये स्टेबिलिटी नजर आ रही है, अगर आपको एक विल नजर आ रहा है, पॉलिटिकल विल एंड पॉलिटिकल स्पेस, और इतने प्रेशर्स नहीं नजर आ रहे,
डिसरप्शन नज़र नहीं आ रही, तो अब आपके पास वक्त है और स्पेस है कि आप कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर लें जिसके फ़वाइद आपको साला साल मिलेंगे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, 20 साल 25 साल पहले आप चले जाएं, अभी आपका जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर है और जो KC 100 पे सबसे बड़ा सेक्टर है, 25% वेट रखता है, वो बैंकिंग सेक्टर है। और अब तो बड़े बैंक्स 50 अरब 60 अरब इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी हंसते खेलते हुए दिखा रहे हैं। 25 साल पहले ये सारे बड़े बैंक्स हैं, ये बैंकरप्ट थे, देयर इक्विटीज वर नेगेटिव, ठीक है, बुक वैल्यू इनकी नेगेटिव थी, लॉस मेकिंग एंटिटीज थी, ये प्राइवेटाइज हुए, ठीक है। और आज ये, उस टाइम पे शायद लोगों को बुरा लगा होगा, गोल्डन हैंडशेक्स भी आए और जॉब लॉसेस हुई, लेकिन आज यही बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा पेयर है टू द नेशनल एक्सचेकर इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। आज यही बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा एक चीज़ कर दी जिसके अब आपको साला साल एडवांटेजेस नज़र आ रहे हैं। PIA would be one. We've come close to it. और देखें, just the fact कि we've come close to privatization, I think is a win for me. मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ रुक जाना चाहिए, लेकिन एयर इंडिया भी 4 या 5 दफ़ा सेलिंग ब्लॉक पर आया और फेल होके फिर बहुत दफ़ा फेल होके फिर वो सक्सीड हुआ, और अभी कुछ साल पहले ही तो प्राइवेटाइज हुआ है वो इन इंडिया। तो हम इस स्टेज पे आ गए कि ज़्यादा दूर मुझे नहीं लगता कि शायद हम हों टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। एक दफ़ा हुआ, इट डिड नॉट सक्सीड, बट दैट डज नॉट मीन वी स्टॉप ट्राइंग। तो प्राइवेटाइजेशंस मेरे लिए होंगी कि आप प्राइवेटाइजेशन करें। दूसरा, एनर्जी रिफॉर्म्स एक बड़ा हॉलमार्क रहा है ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। पिछले आप IMF प्रोग्राम पे नज़र डालें तो एनर्जी रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया गया है। तो आई थिंक वो अगर हों तो सर्कुलर डेट पे हमने बड़ी इम्प्रूवमेंट देखी है, तो आई थिंक उस पे हम गामजन रहें तो अच्छा होगा। पिछले IMF प्रोग्राम्स हैव बीन वेरी फोकस्ड ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकलने के इकदाम। इस वाले में वो पुश है, लेकिन थोड़ा सा फर्क यह है कि इस पे जो आप देखेंगे ना, वाकई जो एम्बिशियस पार्ट ऑफ द IMF प्रोग्राम है वो टैक्स टू GDP बढ़ाना है। तो टैक्स टू GDP हमारा तकरीबन 10% है, उसको अक्रॉस द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम 13% तक लेके जाना है, तो 3 परसेंटेज पॉइंट्स आपने बढ़ाने हैं। वो हम टारगेट कर रहे हैं रिटेलर्स, वी विल टारगेट रियल एस्टेट, देयर इज टॉक ऑफ एन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, वो इतना लगा दिया जाए कि वो पर्सनल इनकम टैक्स के बराबर हो जाए। ये अब वो रिफॉर्म्स हैं जो अब हमने करने हैं। या अगर आपने FDI को लेकर आना है तो रिकोडिक विल बी फ्लैगशिप ट्रांजैक्शन। तो हम ये कुछ चीज़ें 2 साल से आप सुन रहे हैं, अब शायद वक्त आ गया टू डिलीवर। 2024 में सिंपली आपने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अचीव किया, और मैं गवर्नमेंट की एफर्ट्स को डाउन प्ले बिल्कुल नहीं कर रहा और ना ही करना चाहता हूँ। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम जिसमें केयरटेकर आई, फिर इलेक्शन हुए, फिर गवर्नमेंट आई। इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम एंड दे हैव मैनेज टू स्टेबलाइज इट। लेकिन ये जो डिजास्टर टू स्टेबलाइजेशन की कहानी है ना, ये 15 साल में बहुत दफा हो चुकी है। तो अब वो वक्त है कि अगर आपके पास पॉलिटिकल स्पेस मौजूद है तो और विल भी मौजूद है, तो अब आप डिलीवर करें ऑन रिफॉर्म्स। अगर आप PIA को प्राइवेटाइज कर देते हैं, उसके बहुत सालों, मतलब फिर तो साला साल फवायद है ना, वो फिर नुकसान जो गवर्नमेंट को है ऑन द फिस्कल साइड वो नहीं होगा। और एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए वही है, देखें हमारा फिस्कल डेफिसिट 6 से 7% इज टू हाई। उसके पास कुछ पैसे ही नहीं रहते कि हम हेल्थ पे फोकस करें या एजुकेशन, जो कि आई नो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, बट वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन देम। आपको फिस्कल डेफिसिट चाहिए 3 to 4% ऑफ GDP, और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अचीव नहीं हुआ। अगेन यू गो बैक टू द मुशर्रफ एरा, और आपको 3 साल कंसेक्यूटिव मिलेंगे जिसमें 4% फिस्कल डेफिसिट है ऑफ GDP। तो अगर आप टैक्स टू GDP को 3% से बढ़ा लेते हैं, नेचुरली गवर्नमेंट की बोरोइंग नीड्स कम हो जाती हैं, फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता है, जो रूम मिलता है आपको वो फिर आप अपने आवाम पे लगाएं, फिर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करें, फिर आप एजुकेशन उस पे करें, हेल्थ पे करें। अभी आपके पास वो
जगह ही नहीं है टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो आप ये चीजें करेंगे तो शायद 2-3 साल बाद जाके आपको ये रूम मिलेगा टू डू दीज थिंग्स। बट इसके लिए देखें, ये कोई पुरानी नई प्रिस्क्रिप्शंस नहीं है। वी ऑल नो दीज प्रिस्क्रिप्शंस के टैक्स, पाकिस्तान में टैक्स कल्चर बड़ा वीक है, टैक्स कलेक्शन नहीं होती। बट अगर आप लग के करेंगे, इफ यू आर एबल टू डिलीवर, तो फिर साहब 9 टाइम्स पी तो कुछ भी नहीं है। फिर तो 1,60,000 भी शायद हमें इंडेक्स का कम लगे। बट अब उस स्टेज पे आ गए कि अब वो वी हैव टू वॉक द टॉक। हम 2 साल से 1.5 साल से सुन रहे हैं कि रिकोडेक होगा, पीआईए होगा, एनर्जी रिफॉर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे, एफडीआई आएगा, टैक्स, ये जो ताजर दोस्त स्कीम हम लाए हैं ये सक्सेस होगी, या हम एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर आएंगे। तो अब मार्केट को 2025 में इस पे एटलीस्ट ऑन सम ऑफ दीज थिंग्स डिलीवरी चाहिए होगी। अगर हम डिलीवर कर लेते हैं तो फिर ये सोच आ जाएगी कि साइकिल पाकिस्तान का वाकई लंबा होना जा रहा है। तो फिर हम अगले 3 महीने की, 6 महीने की बात नहीं करेंगे, फिर हम थोड़े कॉन्फिडेंस से अगले 2-3 साल की बात करेंगे। अगर हम ये चीजें नहीं अचीव कर पाते तो फिर शायद वही जो मैंने कहा कि अपने 7.5 के पी पे मार्केट का पी आ जाएगा और फिर शायद वहां हम स्टॉल कर जाएं, वहां गिरे नहीं, वहां ठहर जाएं। तो ये इसलिए 2 केसेस हमने दिए हैं 2025 के लिए। बेस केसेस के जी ठीक है, ये अचीव हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मीन 7.5 का 1,30,000 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कुछ बाज चीजें अचीव कर लेते हैं तो देन 9 टाइम्स अर्निंग्स इज नॉट समथिंग जो पाकिस्तान नहीं दिखा सका। बहुत दफा दिखा चुका है, पहले 15 का पी रह चुका है। पहले ज्यादा पीछे मत जाएं, 2012 का पी था नॉर्थ ऑफ 12 2017 में, मुशर्रफ एरा में इट्स हिट 14-15 टाइम्स। तो वी हैव डन इट बिफोर, तो इट कैन बी डन अगेन। बट उसमें लग के अब अब वो लेट्स से ना लो हैंगिंग फ्रूट हमने प्लग कर लिए हैं 2024 के। अब नाउ इट्स टाइम टू वॉक द टॉक। और अब ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना बी इजी, चैलेंजेस भी होंगे। कोलिशन गवर्नमेंट है, सबको खुश रख के भी चलना है, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, जियो पॉलिटिकली इट्स नॉट गोइंग टू बी एज सिंपल एज इट वाज इन 24। न्यू गवर्नमेंट आई है से इन अमेरिका ऑल्सो, वो भी अब देखना होगा कि हमने किस तरह नेविगेट करना है। तो देयर विल बी चैलेंजेस, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। बट सो फार वी थिंक कि अथॉरिटीज बहुत सीरियस हैं, और जब तक ये डिसिप्लिन बरकरार है तो आई थिंक वी कैन अचीव सम ऑफ द रिफॉर्म्स जो हमने टारगेट किए हुए हैं फॉर द नेक्स्ट 3 years। राजा साहब, मार्केट में बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं जो मार्केट का कैप है $100 बिलियन प्लस का 2017 में जो हुआ था, सो उससे कंपेयर करते हैं कि अभी मार्केट 60 पे है, तो अगर ये 100 पे चली जाए तो यहाँ पहुँच जाएगी, ये प्राइसेस आ जाएंगी स्टॉक्स की। और मुझे याद है कि जब हमने अपनी डिस्कशन की थी तो आपने उस टाइम भी मेंशन किया था कि मार्केट, मुझे एग्जैक्टली याद है कि मार्केट उस टाइम अराउंड 32 या 33 के पास थी, मार्केट का कैप जो था इन टर्म्स ऑफ डॉलर। सो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इज इट रियलिस्टिक टू कंपेयर विद दैट हाई ऑफ $100 बिलियन कि अभी इतना हमारे पास मार्जिन है? क्या ये रियलिस्टिक है कंपेयर करना, और क्या ये अचीवेबल है मार्केट के लिए कि 100 बिलियन का जो मार्केट कैप है वो हम फिर अचीव कर सकते हैं? अगर वहां तक जाते हैं तो फिर कहाँ तक मार्केट्स के पॉइंट्स जा सकते हैं? जी, जैसे मैंने वैल्यूएशंस की बात करी इन टर्म्स ऑफ पीई, तो कुछ लोग वॉरेन बफेट रेशियो भी इसको कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी को भी लोग देखते हैं। तो अभी भी हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी तकरीबन शायद 12-13% ही होगा। आई डोंट थिंक इट्स मोर देन दैट। और अगेन इसके लॉन्ग टर्म एवरेज पे चले जाएं तो तकरीबन 18 से 20% आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे देखें हमारी इकोनॉमी का साइज बड़ा हुआ है, एंड राइट नाउ वी आर नाउ नॉर्थ ऑफ $400 बिलियन नाउ। छोटी इकोनॉमी हमारी है नहीं। तो रिलेटिव टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी ऑन द लोअर साइड ही है ना, मतलब 13% है यहाँ पर मार्केट कैप टू जीडीपी। आई थिंक बिल्कुल वो कंपैरिजन आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी है और वैल्यूएशंस में गुंजाइश है, और आप एक दफ़ा एक चीज़ को अचीव कर चुके हैं, करेंसी पे भी आउटलुक काफ़ी
आई थिंक बेहतर ही है। आई डोंट थिंक कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा है एनी शॉर्ट टर्म में कि करेंसी डिप्रिशिएट करेगी। तो आई थिंक ये तो हम नहीं कह रहे कि जी 100 अरब डॉलर इसी साल हो जाएगा, बट सर्टनली वी कैन कीप ऑन गोइंग टूवर्ड्स दैट। मैं इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही ये डेटा निकाल रहा था कि डॉलर टू डॉलर ऑल टाइम हाई मार्केट कैप्स पाकिस्तान की क्या लास्ट कब थी और रीजनल मार्केट्स की कब रही हैं। तो रीजनल मार्केट्स की जो ऑल टाइम है, या तो वो उनके करीबी हैं या पिछले 1 या 2 साल में उन्होंने अचीव करी है, वेदर इट इज चाइना, वेदर इट इज बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, यू नेम इट। ज्यादा पीछे आपको नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि या तो वो ऑलरेडी खड़ी होंगी ऑल टाइम हाई मार्केट कैप्स पे डॉलर्स में, या 1-2 साल पहले ही अचीव की होंगी। हमारे लिए यू हैव टू गो बैक 8 ईयर्स, 2017 है। तो उस तरह से देखें तो प्राइस टू अर्निंग को देख लीजिए, मार्केट कैप को, जीडीपी को देख लीजिए, एब्सोल्यूट मार्केट कैप को देख लीजिए, ये सारे एक डेटा पॉइंट्स हैं दैट कंफर्म टू यू कि द मार्केट इज स्टिल चीप। बट फिर साहब देखें, तो हम ये करा करते थे कि समटाइम्स आई वाज आस्क्ड भी सस्ते स्टॉक्स बताओ, या सस्ते, जैसे अगर मैं बैंक्स कवर करता तो सस्ते बैंक्स बताओ, तो हम कहते भाई ये सस्ते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो फिर किसी वजह से सस्ते हैं। ठीक है, तो महज सस्ता होना इज नॉट द ओनली sufficient condition. Yes, we are cheap. We were very cheap because interest rates हमारी अगेन डिफॉल्ट हो रहे थे ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट से, तो हमने वेरी चीप ही होना था। तो अभी हम एक थोड़ी सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी आई है, नॉर्मल सी आई है। हमने हमने कोई छक्के चौके नहीं मार दिए हैं, वी जस्ट कम बैक टू द बेस लाइन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से जो रिफॉर्म्स जो मैंने बात करी, अगर हम वाकई उन पे डिलीवर करते हैं, तो दे विल बी अ सेकंड राउंड इम्पैक्ट, रिपल इफेक्ट ऑन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। फिर वो एक फील गुड फैक्टर है ना, अगर ये रिफॉर्म्स स्टिक करते हैं तो एक नई क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स आएंगे। अभी तो हमने देखा म्यूचुअल फंड्स हैव बीन बिग बायर्स इन द लास्ट 6 months। व्हाई कैन नॉट अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो टर्न बायर्स, या और न्यू क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स आ जाए, फॉरेन कैन मेक अ कमबैक एज लॉन्ग एज द रिफॉर्म्स थीम स्टिक्स। पाकिस्तान में फिर साहब अनफॉर्चुनेटली इतना शॉर्ट बूम एंड बस साइकिल रहा है कि वो कॉन्फिडेंस, आपको यकीन ही नहीं आ रहा कि हम बेहतर हो भी सकते हैं। वी हैव बीन देयर इन द पास्ट एंड वी हैव डन इट इन द पास्ट। वी हैड 60s, 1960s में आप चले जाइए, ग्रेट ईयर्स। 80s में चले जाइए, 2000। अब उसमें आई डोंट वांट टू पुट अ पॉलिटिकल एंगल टू इट। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपके पास स्टेबिलिटी आती है फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स और आपके पास पॉलिटिकल विल है टू डिलीवर, तो वी हैव शोन इन द पास्ट के हम डिलीवर कर चुके हैं। वो सिर्फ पिछले 15 साल हैव बीन सो शॉर्ट लिव्ड साइकिल्स के, उससे पहले का पीरियड हम कहते हैं कि नहीं वो तो एक निर्वाणा था, वो अचीव ही नहीं हो सकता। बिल्कुल अचीव हो सकता है, बट यू नीड सेवरल इयर्स ऑफ स्टेबिलिटी। इनफैक्ट आपके भी उस पे पॉडकास्ट पे आ चुके हैं वन ऑफ अ फॉरेन इन्वेस्टर्स who knows Pakistan very well and he was recently in India, and उन्होंने अभी पुट आउट किया कि नहीं, विजुअली स्पीकिंग पाकिस्तान एंड इंडिया तो हमें सेम ही लगते हैं। कोई अगर आप वहाँ लैंड करें और यहाँ लैंड करें, बात एक ही है, सिर्फ वहाँ पे शायद स्टेबिलिटी फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स रही है, और वहाँ शायद डिजिटाइजेशन आता है। सिर्फ दो चीज़ों का उन्होंने हवाला दिया, बाकी उनका चीज़ शायद एक ही है। तो अगर एक वो मार्केट 20 के पी पे ट्रेड कर रही है या नॉर्थ ऑफ 15 ट्रेड कर रही है, तो हमारी सांस फूलनी तो नहीं चाहिए एट मेरली 6.5 पीई। तो यस, वी हैव बीन चीप फॉर वैलिड रीजंस, बट अगर हम ये स्टेबिलिटी बरकरार रख लेते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ जो कि मैंने मेंशन किया कि इट डज सीम टू बी द प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट, उसको अचीव कर लेते हैं, और कुछ रिफॉर्म्स, आई थिंक लेट्स बी रियलिस्टिक, शायद हम हर रिफॉर्म 12 महीने के पीरियड में डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आई थिंक इट्स अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट के प्राइवेटाइजेशंस भी हो जाएंगी और पैसे एफडीआई भी आ जाएगा और टैक्स, हर चीज एक साल में शायद अचीव ना करें, बट उस रास्ते पे चलें तो वो अगर एक दो रिफॉर्म्स भी हमने इनमें से जो मैंने मेंशन किए अचीव कर लिए ना, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई वाकई ये डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर कहानी वहां से आगे होगी। लेकिन अगर वो रिफॉर्म्स हम नहीं डिलीवर कर पाते, तो सैडली फिर वही हम जो पिछले 15 साल में बूम एंड बस देखते हुए आए हैं, फिर वही हमारा मुकद्दर है। तो आई थिंक वी आर एट अ क्रॉस रोड्स, वी आर एट अ वेरी सीरियस क्रॉस रोड्स।
एंड आई थिंक रियलाइजेशन है इसके, जिस तरह चीज़ें पिछले 15 साल में चली हैं, कैन नॉट बी अलाउड टू रन लाइक दैट ऑन द इकोनॉमी. सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट अदर फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, ऑल ऑफ दैट, वो एक अपनी जगह है. सिर्फ मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ कि जी लास्ट टाइम जो इकोनॉमी थोड़ा सस्टेनेबल हुई है वो अर्ली 2000 से मुशर्रफ era था. आई थिंक द एफर्ट सीम्स टू बी कि वही पीरियड वापस ले आओ. And I think as far as the economy is concerned, though, I would think that that's a good target to have. मतीयस के साथ मैं नेक्स्ट वीक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ पॉडकास्ट नई. उनको मैंने मैसेज किया था कि आपने पाकिस्तान का विज़िट किया है, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन कि आपका विज़िट कैसा रहा, क्या देखा और इस साल के प्लान्स क्या हैं, पिछला साल कैसा रहा. तो नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अनदर पॉडकास्ट विद हिम. वो भी मौसम पाकिस्तान है मतीयस साहब जो है ना, ही बिलीव्स इन पाकिस्तान मोर देन मैनी पाकिस्तानीज. Oh, absolutely. He's been, one of the foreign investors जो I think in the more than a decade now अब invested in Pakistan. I think early to 2011-12 में I think उन्होंने पहली बार entry ली थी into Pakistan, और उससे पहले बहुत सालों से study कर रहे थे. So he's a well-wisher, he is a believer. But I think the interesting bit that could change, I feel, खैर साहब, देखते हैं, टाइम विल टेल. और वो रिफॉर्म्स की जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि दैट इज समथिंग दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स लुक एट. वो शायद इतना एक्साइटेड नहीं होंगे बाय 1 year of return. They will want more sustainable sort of outlook to come back. पाकिस्तान मार्केट में जब ये बहुत नीचे थी तो तब मैं एक्टिवली इन्वेस्ट करता था, क्योंकि मैं तो जॉब वाला बंदा हूँ. मंथली ऐड कर रहा था PSX में. और जब 2023 में मार्केट ने रैली देनी स्टार्ट की तो देन आई मूव टू US मार्केट्स. वहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्ड किया, लर्न किया, सीखा. सो अभी जब मैं US के फंड्स वगैरह देखता हूँ, म्यूचुअल फंड्स, तो वहाँ पे बहुत सारे फंड्स जो हैं वो इंडिया के फंड्स भी हैं, कोटक और इस तरह फ्रैंकलिन वगैरह, बहुत सारे इंडिया स्पेसिफिक फंड्स भी हैं. और मुझे नहीं नज़र आए कि कोई पाकिस्तान के फंड्स हैं, या इजीली नज़र नहीं आया. देर आर सम मॉर्गन स्टैनले ये वो वगैरह के, बट मुझे नज़र नहीं आए. सो आपके ख्याल में कौन सी ऐसी रीज़न थी जिन्होंने 2017 से फॉरेनर्स को आउटफ्लो पे मजबूर किया, या वो ले गए, या एंड अभी आपने रिपोर्ट में भी मेंशन किया है कि if they can come back in a big way. So पहले हमें एक्सप्लेन करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी लोग अभी भी कहते हैं देखो मार्केट ऊपर जा रही है, बट ये देखो फॉरेनर्स तो एग्जिट अभी भी कर रहे हैं. सो पहले एक्सप्लेन करें कि एग्जिट क्यों हुआ, क्यों होता चला गया, और अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कम बैक हो सकता है उनका. Before I go into the last 7-8 years, 2017, I'll take you into the 90s. 90s में यहाँ पे a lot of, before India was liberalized, पाकिस्तान की policies already liberal थी. Before India, 1990s में you will find a dozen foreign brokerage houses in Pakistan. 1990s में 1990s पे floor पे stock exchange की you will find foreigners were working, living in Karachi, living in Pakistan, फ्लोर पे आते थे और ट्रेडिंग करते थे. यू नेम इट. और इंडिया से पहले पाकिस्तान में ये मौजूद थे. आपने कहा अभी इंडिया डेडिकेटेड फंड्स हैं. माय फर्स्ट बॉस यूज्ड टू रन द मॉर्गन स्टैनली पाकिस्तान फंड. देयर वाज अ मॉर्गन स्टैनली पाकिस्तान फंड. तो वो थी तो मेन स्ट्रीम वॉल स्ट्रीट के मेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं. सो पाकिस्तान वाज देयर इन द 90s. एंड देन फिर हम फॉर वेरियस रीजंस उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए. वेदर इट वाज द न्यूक्लियर सिक्योरिटी कंसर्न्स उसके बाद आ गए, इकोनॉमिक, फिर सस्टेनेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी आई नहीं. फिर 2000 तो अगेन, तो जस्ट टू गिव यू दैट एग्जांपल कि जी वी हैव बीन देयर एंड डन दैट. तो होने को तो व्हाई कैन इट नॉट हैपन अगेन? अगर एक दफा हो चुका है तो क्यों नहीं होगा. 2017 से देखें, यू राइट. आई मीन देखें 2016 में ना हम एक तो अपग्रेड हो गए थे. एक तो हमें वॉच लिस्ट पे डाल दिया था टू अपग्रेड टू इमर्जिंग मार्केट्स, और वो 16 में अनाउंस हो गया था कि हम इमर्जिंग मार्केट में जा रहे हैं, और 17 में वो कंप्लीट हो गई थी. तो
समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज के उसको यूजुअली उस साल में मार्केट्स बड़े अग्रेसिवली रैली करती हैं, जो क्योंकि पता होता है कि जी एक न्यू क्लास ऑफ बायर्स इसमें आएंगे, लेकिन उसके हुआ ये कि जी पीपल यूज दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल आउट। एक तरह से वैल्यूएशंस भी हमारी सिक्लिकल पीक पे चली गई थी, लाइक आई मेंशन्ड 12 के ऊपर थी। तो एक तो वो सेलिंग आई। उसके बाद उस टाइम पे भी अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो थे, ऑयल प्राइसेस बहुत कम थी उस टाइम पे। तो वही लग रहा था कि ये शायद सस्टेन ना करे, यहाँ से ऑयल प्राइसेस ने ऊपर ही जाना है और इंटरेस्ट रेट्स ने भी ऊपर ही जाना है। तो वो वुड बी बैड फॉर वैल्यूएशंस। और तीसरा फिर हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थोड़ी सी आ गई थी, आई थिंक व्हेन द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम वाज डिस्क्वालिफाइड। तो उसके बाद थोड़ा सा एक वो शायद ये असर आया कि जी द बेस्ट पीरियड इज नाउ ओवर, वैल्यूएशंस ऑलरेडी पीक पर हैं, इमर्जिंग मार्केट का जो यूफोरिया था वो प्ले आउट कर गया है, कमोडिटी प्राइसेस भी अब रिबाउंड की तरफ है, इंटरेस्ट रेट्स भी अब पाकिस्तान के उस वक्त शायद 6.25% था इंटरेस्ट रेट, ऊपर ही जा सकते हैं, यानी अगेन लॉन्ग टर्म एवरेज 9-10% था। तो वही कि ये तीन चार चीज़ें आई थिंक कंबाइन करी, और हमने फिर एक सेलिंग की एक एक्सोडस देखी फॉर फॉरेनर्स 2017 से कंसिस्टेंट पिछले 2023 तक। आई थिंक तकरीबन $350-400 मिलियन डॉलर पर ईयर एवरेज रन रेट तो रहा था फॉरेनर्स का टू एग्जिट पाकिस्तान, एंड टुडे दे आर ओनिंग अबाउट 4% ऑफ द टोटल मार्केट कैप, और ये पीक पे तकरीबन 10% था। और अब तो आई थिंक दो क्लास ऑफ फंड्स हैं खिजर साहब दैट इन्वेस्ट इन मार्केट सच एज आर्स। एक तो होते हैं पैसिव फंड्स जो सिर्फ आपका वेट इन द इंडिसेस दैट दे फॉलो उसको ट्रैक करते हैं, और कुछ होते हैं एक्टिव फंड्स, जैसे मटेस वुड बी एक्टिव, वो आता है कंपनी से मीट करता है, रिसर्च करता है, सेलेक्टेड स्टॉक्स लेता है, हर चीज नहीं लेता। द पैसिव वंस वो सिर्फ वो हैं जो इंडेक्स का हिस्सा है, उनको वो खरीदेंगे, इंडेक्स से वो ड्रॉप हो गए तो वो बेच देंगे। पाकिस्तान 2021 में एमएससीआई ने हमें वापस फ्रंटियर कर दिया था, और फुटसी रसल ने इस साल किया है। तो हम दोनों जो मेन इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं वो दोनों के हिसाब से हमें फ्रंटियर मार्केट हैं। तो जो इमर्जिंग मार्केट पैसिव फंड्स थे जो पाकिस्तान को ट्रैक करते थे वो सेल आउट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दे डोंट ओन एनीथिंग इन पाकिस्तान। फ्रंटियर मार्केट्स अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पाकिस्तान के मुश्किल हालात नहीं रहे पिछले 4-5 साल या 7 साल। आपने देखा श्रीलंका डिफॉल्ट किया, लॉट ऑफ कंट्रीज लाइक इजिप्ट, टर्की, अर्जेंटीना वेंट थ्रू ट्रबल टाइम्स। इनफैक्ट आई वाज रीडिंग के 2024 शायद पहला साल गुजरा है जो पिछले 5 साल में कोई भी कंट्री डिफॉल्ट नहीं करी आफ्टर लाइक 5-6 years। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर स्मॉलर इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो जो फंड्स इन इकोनॉमीज को ट्रैक कर रहे थे ना, वो लॉट ऑफ देम या तो बंद हो गए या उनमें से पैसे निकाल दिए गए और बड़े मार्केट्स की तरफ ही पैसा चला गया। तो पाकिस्तान से भी आउटफ्लो हुआ, बहुत सारी हमारी सिमिलर मार्केट से भी आउटफ्लो हुआ। बट आई थिंक आप इस पॉइंट पे हम आ गए हैं कि जिसने बेचना था वो बेच के जा चुका है। फर्क सिर्फ ये है अगेन कि वी आर सीइंग फॉरेन इंटरेस्ट कमिंग इनटू पाकिस्तान, लेकिन इसमें दो चैलेंजेस हैं। एक तो इंटरेस्ट उन्हीं से आ रहा है जो पाकिस्तान को पिछले 10-15 साल से ट्रैक कर रहे हैं। तो एक तो वही है कि जी वही लोग हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टेड ही रहे, वही लोग हैं, कोई नया नया लोग आ नहीं रहे। और जो बड़े फंड्स थे जो इमर्जिंग मार्केट को ट्रैक करते थे जो बेच के चले गए, शायद क्योंकि अब हम इमर्जिंग नहीं है तो हम उनके रेडार पे हैं नहीं। तीसरा ये है कि अगेन अभी हमने सिर्फ स्टेबलाइजेशन अचीव की है, ना कि हम एक पॉइंट पे चले गए कि मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकूं कि अगले 2-3 साल वी आर इन एक मीडियम टर्म बुल साइकिल। वेरी अर्ली टू से दैट, क्योंकि वो कंटिजेंट है ऑन द रिफॉर्म्स जो अभी हम शुरू कर रहे हैं करना। अगर वो रिफॉर्म की कहानी स्टिक करती है और हम उस पर डिलीवर कर जाते हैं, देन आई थिंक फॉरेनर्स विल कम बैक। आई थिंक सेलिंग का सिलसिला तो अब शायद अब इतना है नहीं, जिसने बेचना था वो बेच चुका है। बट टू अट्रैक्ट बाइंग एंड ऑन बाइंग ऑन अ सस्टेनेबल लेवल फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, आई थिंक हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमिक जो आउटलुक है वो
सस्टेनेबल है इन द फर्स्ट प्लेस और नॉट। अगर हम ये सस्टेनेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं तो आई थिंक दे विल बी बायर्स फॉर आवर मार्केट। देन तो देखें, वही वाली बात है ना कि 6 का 6.5 का पी तो बहुत सस्ता समझा जाता है दुनिया में। तो आई थिंक वेरी सिंपल रूल ऑफ थंब वुड बी कि 1 अपॉन द इंटरेस्ट रेट शुड बी योर पी। तो अगर हमारा इंटरेस्ट रेट जा रहा है 10 की तरफ, तो फिर तो 10 का पी होना चाहिए 1। ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग कि 10 हो जाएगा, बट अगेन वाई कैन नॉट बी 8 और 9। और 8 और 9 हमारा अगेन 20 साल का एवरेज 9 हुआ करता था। ये तो हम 10 साल के एवरेज पे ही ठहर गए कि जी 7.5 है, तो चले वहां तक तो पहुंचे पहले। तो फॉरेनर्स आई थिंक कैन कम बैक। आई थिंक ब्रोकरेज कम्युनिटी भी एफर्ट्स अब और करेगी टू टू रीच आउट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो जो एक 7-8 ईयर्स का एक जो स्प्री थी सेलिंग की, वो शायद इख्तिताम पजीर हो गई है। But for them to come back in a big way, they will come back. I think they will be net buyers across 25. But to come back in a big way, you will need to demonstrate कि जी अब ये कहानी सिर्फ एक फ्लैश इन द पैन नहीं था। 6 महीने 1 साल की हमारी इंप्रूवमेंट नहीं थी, अब 3 साल 4 साल का आउटलुक बेहतर है। बट वी नीड टू गिव दैट कॉन्फिडेंस कि भी आउटलुक इतने ही सालों तक बेहतर है, नॉट जस्ट 6 मंथ्स 1 ईयर। मेरा अगला क्वेश्चन है अबाउट सेक्टर्स। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि 2025 में अच्छा परफॉर्म करेंगे? इससे पहले कि आप बताएं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो अम, पूरा जो पिछले साल पॉडकास्ट मैंने की थी उनमें मैं ज़रूर पूछता था गेस्ट से कि आपके ख्याल में अभी आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर्स जो हैं वो चलेंगे, कौन सी कंपनीज देखनी चाहिए। सो अभी आई थिंक 2-3 महीने पहले मैंने सारी पॉडकास्ट से वो एक-एक क्वेश्चन सब गेस्ट का निकाला, उनका आंसर निकाल के एक पैकेज बना के उसको पॉडकास्ट रिलीज़ की। वो ज़्यादा लोगों ने देखी है। अभी मैंने जो एक क्वेश्चन अबाउट मार्केट के बारे में पूछ के लगाया, उसमें शायद इंटरेस्ट इतना नहीं था लोगों का शायद। लेकिन जब मैंने वो वीडियो सुनी दोबारा अबाउट सेक्टर, सो आई वाज आल्सो अमेज्ड कि किस तरह पिछले साल दिसंबर से आप लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बताना शुरू कर दिया था कि भाई ये सेक्टर चलेंगे, बैंक्स चलेंगे, फर्टिलाइजर चलेगा, इस तरह दूसरी चीज़ें चलेंगी। और वो सेक्टर फार्मा का बता रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर मतीयस ने भी कहा था कि फार्मा, तो मैं सोच रहा था फार्मा तो पिट चुका है, अभी फार्मा क्यों मतीयस बता रहा है। लेकिन उसके बाद बड़ी अच्छी रैली दी है। इसके अलावा अभी रिसेंटली मैं एक्टिवली यूएस मार्केट में करता हूँ इन्वेस्ट स्टॉक्स में, और मैं फंड्स भी देख रहा था। तो ट्रंप के आने के बाद बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे सेक्टर्स की, ट्रंप ट्रेड्स की कौन सी चलेंगी। तो वहाँ पे लर्न किया कि न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह की डिमांड होगी, फिर आईटी में जो डीरेगुलेशन होगी, फिर बैंक्स का। सो एज एन इन्वेस्टर इस चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया है कि अगर मुझे आइडिया हो कि इस साल ये सेक्टर चलेंगे और उसमें फिर मैं अपनी पोजीशन बनाऊं। सो आप हमें गाइड करें, सॉरी फॉर लॉन्ग इंट्रो, गाइड करें कि इस साल में या आने वाले दिनों में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे हमें थोड़ा सा ओवरवेट रहना चाहिए। 2024 का आपने हवाला दिया। इनफैक्ट मैं देख रहा था मोस्ट ऑफ द वेल ऑल ऑफ द मेजर सेक्टर्स ऑन द KC 100 सबने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया अक्रॉस 2024। तो दैट वाज आई थिंक बिट अनयूजुअल टू सी कि एक भी मेजर सेक्टर ऐसा नहीं था जिसने एक डिक्लाइन दिया। नहीं, बहुत सारी थीम्स हैं आई थिंक दैट विल गो इनटू 2025। आई थिंक वन विल बी एनर्जी। आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें एनर्जी साइड पे अचीव करी हैं, और अगर आप कंपनी से अभी बात करें तो आई थिंक इनकी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, या जो कैश फ्लो सर्कुलर डेट है, वो काफ़ी हद तक एड्रेस हुआ है। एंड व्हाट वी आर सीइंग इज के अब कैश फ्लो और ऑपरेशंस और ईपीएस, रिपोर्टेड ईपीएस में इतना गैप है नहीं फॉर आर इवन आर स्टेट ओन्ड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन फर्म्स। तो बिकॉज ऑफ सर्कुलर डेट, बिकॉज ऑफ कैश फ्लो इश्यूज, ये बड़े डिस्काउंटेड मल्टीपल्स पे चलते थे। बट इफ यू गो बैक इन टाइम तो ये एक बड़ा मेजर सेक्टर होता था। अभी भी है, लेकिन इसका बहुत बड़ा वेट होता था KC 100 पे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का। तो इनका जो वैल्यूएशन मल्टीपल होते थे वो मार्केट की मल्टीपल से ज़्यादा दूर
नहीं होते थे हिस्टोरिकली। तो अगर अभी भी ये थोड़े से डिस्काउंट पे ही चल रहे हैं टू द मार्केट, एंड वी आर स्टिल सीइंग के मार्केट के पीई में एक गुंजाइश है टू इंक्रीज, तो आई थिंक कि थोड़ा सा ये तो नॉर्मल वो बढ़ेंगे, री रेटिंग होगी, लेकिन थोड़ा जब आप देखेंगे कि जी पे आउट्स भी होपफुली बेहतर होंगे, तो आई थिंक द एनर्जी साइड उसमें ट्रिगर्स भी होंगे। रिकोडेक इज समथिंग जो एक फ्लैगशिप एक है फॉर द गवर्नमेंट टू अचीव, उसमें भी आपको थोड़ी सी इनमें बेहतरी नजर आएगी, या इनका एक्सपोजर है उससे। तो आई फील द एनर्जी स्टॉक्स आर एटलीस्ट द ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स, वो हमें थोड़े से लगते हैं कि दैट कुड हैव ट्रिगर्स, एंड उसमें आई थिंक बेहतरी हो सकती है। बाकी आई थिंक सर्टन स्टॉक्स जो अभी भी हाई डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं, हम थोड़ा सा स्पॉइल हो गए हैं विद डिविडेंड यील्ड्स, बट आई रिमेंबर व्हेन वी वर स्टार्टिंग आवर करियर, तो 7-8% डिविडेंड यील्ड एक बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड समझा जाता था। आई मीन जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मतलब अगर आप यूएस से ही कंपेयर कर लें, अगर आपकी करेंसी स्टेबल है, तो वो तो फिर 7-8% डिविडेंड यील्ड के लिए हंसते खेलते हुए आएगा फॉरेन इन्वेस्टर, राइट? आई मीन जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, तो यहाँ तो अभी भी सेवरल स्टॉक्स हैं जो डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड्स दे रहे हैं। उसमें बहुत सारे बैंक्स शामिल हैं, उसमें सिलेक्टेड प्राइवेट सेक्टर ऑयल कंपनीज मौजूद हैं, फर्टिलाइजर अभी भी डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड्स। ये तो मैं वही कहूँगा कि सेफ्टी फर्स्ट, फॉर द सेफ्टी फर्स्ट इन्वेस्टर, जो स्टॉक्स डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं, तो सामने सामने आपके कि जी दैट इज अ गुड सॉर्ट ऑफ रिटर्न राइट देयर। बाकी देखें, अगर आप बिलीव करते हैं, इट रियली डिपेंड्स। 2025 में मैंने आपको 2 केस दे दिए ना, कि जी एक केस है कि जी सिंपल वैल्यूएशन मीन रिवर्जन होगी, तो स्टिक टू योर हाई डिविडेंड यील्ड्स एंड रिफॉर्म स्टोरीज जो कि एनर्जी में आपको शामिल होगी। लेकिन अगर आप ये बिलीव करते हैं कि वाकई ये रिफॉर्म्स डिलीवर हो जाएंगे और इकोनॉमी एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएगी, तो नेचुरली होगा ये कि जी थोड़ी सी जिन सेक्टर्स की डिमांड पिटी हुई है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी कुछ सेक्टर्स जो बहुत लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या लो डिमांड पे ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर आ जाता है, जैसे कि सीमेंट या स्टील, या फिर ऑटोज आ जाते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोज में एक और थीम भी है कि बहुत सारे ऑटो न्यू असेंबलर्स आए थे इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, जिनको कुछ सालों के लिए कंसेशनरी ड्यूटीज थी, तो वो अब खत्म हो रही हैं, तो वो फिर लोकलाइज करेंगे। तो ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स जो लोकल हैं, उनको के पास शायद थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाए। सो इट रियली डिपेंड्स। अगर आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज हेयर टू स्टे, तो फिर ज्यादा रिटर्न शायद सिक्लिकल सेक्टर्स में हो, सच एज सीमेंट्स, सच एज ऑटोज। अगर आपको लगता है कि नहीं, दैट इज टू मच टू होप फॉर, और पाकिस्तान वैसे ही चलेगा जो पहले चलता रहा है, देन इट्स बेटर टू बी ऑन द डिफेंसिव साइड, और आप एनर्जी और बैंक्स, फर्टिलाइजर में रहें। So it really depends what your risk appetite is and what your outlook is. So it's either going to be cement and autos, cyclicals, या तो अगर reforms हम वाकई deliver कर रहे हैं, अगर हम वहाँ नहीं कर पाए, तो then the defensives will still be flavor of the year for 2025. So it depends. But the good thing with Pakistan is that, unlike a lot of other markets, you have a lot of liquid stocks, आपके पास choice है। ठीक है, तो आपको एनर्जी सेक्टर्स में भी मिलेंगे, आपको बैंक्स बहुत सारे मिलेंगे, यू विल फाइंड गुड सीमेंट कंपनीज, तो यू हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस इन द मार्केट। सो इट रियली डिपेंड्स कि आपका होराइजन क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है, रिटर्न ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और आपकी आउटलुक क्या है। तो यू कैन पिक एंड चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सेक्टर्स। तो आई एम, मतलब मैं ये नहीं कहूँ, लेट मी पुट इट दिस वे, सेक्टर शायद महंगे अब कौन से लगते हैं। आई वुड आर्ग्यू फार्मा की आपने बात करी कि बहुत अच्छी रैली आई है, तो अब नाउ इट इज एट मल्टीपल्स, जो बहुत सालों बाद आए हैं, शायद मिड टीन्स पे चले गए हैं। या टेक्नोलॉजी सेक्टर जो अमूमन रहता है हाई ग्रोथ हाई पी, लेकिन वो वैल्यू सेक्टर तो नहीं कंसिडर किया जाएगा, तो निस्बतन वो थोड़े से लगता है कि मे बी दो सेक्टर्स एंड कंपनीज कुड बी क्लोज टू फेयर वैल्यू। बट उसके अलावा क्या मैं कह सकता हूँ कि जी सीमेंट इज क्लोज टू फेयर वैल्यू? नो। क्या ऑटोज फेयर वैल्यू के पास है? नो। एनर्जी, बैंक्स, नॉट 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 सो मच, अभी भी गुंजाइश है। तो अभी भी बहुत सेक्टर्स आपको मिलेंगे कि यू कैन प्ले अराउंड विद एंड मेक अ डिसेंट रिटर्न होपफुली इन 2025।
और जो ये स्ट्रेटजी रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं ये वेबसाइट पे होगी और वहाँ पे डिटेल्ड मेंशन किया हुआ है इन डिटेल्स विच सेक्टर्स विच स्टॉक्स उनको भी आपने वहाँ पे अच्छी तरह मेंशन किया है। हमने बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स को तो डिस्कस कर लिया लेकिन लेट्स से कि कोई ऐसे नेगेटिव ट्रिगर्स रिस्क फैक्टर्स जो कि ये सारा बुलिश मोमेंटम है इसको डीरेल कर सकते हैं। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं खिल साहब। आई थिंक रिस्क फैक्टर्स तो हर मार्केट में आपको पाए जाएंगे। देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। कमोडिटी प्राइसेस, अगर ऑयल प्राइस शॉक आता है, अभी भी हमारा इंपोर्ट कवर इज ओनली 2.5 मंथ्स विच इज नॉट यू नो वेरी हाई। तो अगर कमोडिटी प्राइस शॉक आता है तो वो एक होगा। इकोनॉमिक इनडिसिप्लिन वुड बी अनदर, कि हम बड़ी जल्दी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और मे बी आई एम श्योर बहुत प्रेशर्स होंगे ऑन द प्राइम मिनिस्टर और द फाइनेंस मिनिस्टर कि हम ग्रोथ की तरफ जाएं, लेकिन अगर वो एक अनसस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ चले गए तो वो भी एक काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। अगेन सेम मिस्टेक्स दोहराई जा रही होंगी। um, या फिर हम आईएमएफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। आई थिंक खैर साहब, अगर आप आईएमएफ की प्रोग्राम की आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ें, एंड अगेन अभी तक तो हम काफ़ी कंप्लायंट हैं, बट आईएमएफ इज ऑल्सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। बट वो भी जब आपको देता है जब वो फील करता है कि आपकी डेट सस्टेनेबल हो। इस दफ़ा आईएमएफ प्रोग्राम में उसने लिखा हुआ है कि अ फ्यू ऑफ आवर डायरेक्टर्स नोटिस्ड कि अब देर इज नो मोर रूम फॉर पॉलिसी मिसस्टेप्स, और अगर अब जाके भी आपने पॉलिसी मिसस्टेप्स करे तो शायद आपकी डेट सस्टेनेबल करार ना दी जाए, विच इफेक्टिवली मीन्स आपको डिफॉल्ट करके रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक तो सो वी आर इन लास्ट चांस सलून, अगर हम उस तरह से देखें। Politics, of course, I mean, whether it is domestic politics या geopolitics, वो हमें बड़ा केयरफुली नेविगेट करना पड़ेगा बिटवीन यूएस एंड चाइना फॉर इंस्टेंस। सिक्योरिटी इज एन इशू जो शायद पिछले 2-3 साल में फिर भी कंट्रोल में था, बट आई थिंक इन द लास्ट ईयर और सो वी हैव सीन एन इंक्रीज इन incidents. So I think that will be of concern as well. I think we are a very climate vulnerable nation. हमने देखा 2022 में floods, they were devastating. So I think we are more exposed to those kind of things. तो ये रिस्क तो I think हैं, but I think हम अपना क्या कर सकते हैं? We can try to mitigate these by being disciplined economically, by trying to preserve political stability, by trying to keep our noses clean and not get stuck in geopolitical conflicts जो दुनिया में शायद हों। हम उससे दूर ही रहें, अपने अंदर ही फोकस करें, अपने काम से काम रखें। और security, I understand, might be a challenge, but it's something that we have been resilient and powered through in the past. तो आई थिंक वही हम रहें तो आई थिंक वी कैन मिटिगेट सम ऑफ दोज रिस्क्स। तो दीज आर मैनेजेबल रिस्क्स। ऐसा नहीं है कि ये हमारी इकोनॉमी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि डिरेल हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वी आर cautiously optimistic for 2025. We are in a good place. देखें, 1.5 साल पहले अगर मैं और आप ये बात कर रहे होते कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि पता नहीं रिफॉर्म्स होंगे नहीं होंगे, हमने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चलना है और रिफॉर्म्स डिलीवर करने, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हम 1.5 साल पहले ये अगर कहते कि जी, तो शायद ये कॉन्वर्सेशन भी एक गनीमत है कि हम ये कर रहे हैं। 1.5 साल पहले तो हम डिफॉल्ट ही कर चुके होते और ये बहुत सारी चीज़ें शायद बड़ी मुश्किल उसमें करनी पड़ रही होती हैं, या बहुत आगे जाके हम ये अचीव कर रहे होते। तो जस्ट द फैक्ट दैट वी आर एबल, हम इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि हम ये बात कर रहे हैं, मैं और आप डिबेट कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स होंगे नहीं होंगे, शायद ये भी ब्लेसिंग ही है कि इस पॉइंट पे तो पहुंचे, इस काबिल तो हुए कि हम ये बात कर रहे हैं कि अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप रिफॉर्म्स करना है। तो वो डिलीवर हो नहीं हो इज अ सेपरेट मैटर, एंड आई होप डिलीवर हो फॉर पाकिस्तान सेक। बट इवन के हम इस पॉइंट पे ही खड़े हैं कि ये तो 1.5 साल पहले तो मुमकिन भी नहीं था ना। तो आई थिंक इवन दैट इज इट्स समथिंग दैट वी कैन be a little bit cheerful about, and let's be cautiously optimistic. But
ये देखें बड़ी जल्दी हमें पता चल जाएगा, बिकॉज हम ये ना ज़्यादा देर हम इंतज़ार कर नहीं पाएंगे। 3 से 6 महीने में यू विल हैव अ ग्रेट आइडिया कि ये हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो फार वी आर ऑन ट्रैक, सो फार हम आईएमएफ से कंप्लायंट हैं, लेकिन फरवरी के सेकंड हाफ में आईएमएफ की रिव्यू है। लेट अस सी व्हाट दे से। कुछ चीज़ें हमने मिस भी करी हैं, टैक्स का टारगेट हमने मिस किया है, या कुछ और रिफॉर्म्स हमने, उनकी डेडलाइंस शायद करीब हैं, वी हैव टू डिलीवर वेरी क्विकली। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा हमें टू फाइंड आउट कि वाकई हम डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एंड देन द मार्केट विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। तो वी विल फाइंड आउट सून। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अभी हम चेरिश भी कर रहे हैं, बहुत सारे नए अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, 10,000 मंथली ओपन हो रहे हैं। सो आपकी क्या एडवाइस होगी? बहुत सारे लोग जो हैं फेलो इन्वेस्टर, वो मुझसे भी कॉल बुक कर लेते हैं थ्रू mentoringforcause.com की साइट से, जस्ट अ वन ऑन वन डिस्कशन के क्या करना चाहिए, आई वांट टू इन्वेस्ट। सो आपकी क्या एडवाइस होगी, या मुझे उनको क्या मशवरा देना चाहिए, दोज हु want to start investing now in Pakistan stock market? जी, आई थिंक डेफिनेटली अच्छे ब्रोकरेज फर्म्स की रिसर्च पढ़ें और अंडरस्टैंड करें। मे बी लुक एट मोर ऑफ द ब्लू चिप स्टोरीज, ब्लू चिप स्टॉक्स। KC30 इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। डिविडेंड यील्ड को देख लीजिए, अगर वो डबल डिजिट है, अच्छी डिविडेंड यील्ड है, उसकी स्टेबल हिस्ट्री है, तो वो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहाँ से ही बिल्ड इन हो जाता है। बाकी है कि नेचुरली हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, लॉट ऑफ दीज इन्वेस्टर्स विल बी savvy और ये ऐप खोलेंगे और खुद ही खरीद लेंगे, लेकिन आई थिंक दे विल नीड हैंड होल्डिंग इन द बिगिनिंग, एंड गुड ब्रोकरेज हाउसेज विल हैव ट्रेडर्स असाइंड टू यू। बट जो भी ट्रेडर आपको अगर मशवरा दे रहा है, उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, उसकी क्रॉस चेक वेरिफिकेशन करें, और ज़रूर उससे पूछें कि ये तो मुझे जो ख़रीदने का अगर है उसकी कुछ वजह तो बता दो कि मैं क्यों खरीदूं इसको। कोई मतलब ऐसे ही दिल की मर्जी है, आज मूड हो रहा है ये लेने का, या वाकई इसके पीछे कुछ वजूहात हैं, और अगर आपका ट्रेडर एक अच्छा हुआ और एक्सपीरियंस्ड हुआ और मुखलिस हुआ, तो वो आपको फिर कन्विंस करेगा कि ये वजूहात हैं, एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन। बट ओवर टाइम आप खुद ये सलाहियत डेवलप करें कि आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ें, और खुद इवेंचुअली आप खुद ट्रेड कर लें विदाउट दिस हैंड होल्डिंग। बट शुरू में आई अंडरस्टैंड कि आपको हैंड होल्डिंग होगी, लेकिन उसमें भी सवाल आप पूछें, 10 सवाल करें अपने ब्रोकर से, ट्रेडर से, क्यों मुझे ये करवा रहे हो। और अगर आपने बिल्कुल सेफ रहना है सर साहब, तो डिविडेंड यील्ड वाले हैं। और आपने अगर इफ यू फील कि यू डोंट हैव दैट, आप ये नहीं कर पाएंगे, तो देन यू डोंट हैव, आई मीन ठीक है, आई एम अ ब्रोकरेज फर्म, बट यू कैन गो टू म्यूचुअल फंड्स, राइट। और आप वो पैसा फिर प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स को दे दें, उनके साथ बैठें और उनको अपना रिटर्न ऑब्जेक्टिव और रिस्क एपेटाइट समझाएं। उस हिसाब से दे विल टेल यू कि हमारा ये फंड आपके लिए सूटेबल है, और आप उसमें इन्वेस्ट कर दें, वेदर इट इज अ प्योर इक्विटी फंड या वेदर इट इज एन एसेट एलोकेशन फंड, वो आपको गाइड कर देंगे। तो इफ यू फील कि आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है या वक्त नहीं है, तो देर आर प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स आउट देयर, आप फंड में पैसा रखवा दीजिए, तो दैट्स ऑल्सो परफेक्टली फाइन। और अगर आपको लगता है कोई एक्सपर्टीज है और आप खुद कर सकते हैं, तो सौ बिस्मिल्लाह आप खुद करें। बट सवाल ज़रूर पूछें कि मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, और वो डिसिप्लिन मेंटेन करें कि जी मैं ले रहा हूँ, इसकी फेयर वैल्यू मुझे ये लगती है, तो मैं इस प्राइस पे फिर बेच भी दूंगा। तो वो कीप दैट डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंटैक्ट। So there's no one way to do this. There's no one right answer to do your question. But ये कुछ मैंने मोटी मोटी चीजें बता दी कि these in general good rules of thumb. Thank you very much, Raza Saab. बहुत बहुत शुक्रिया साहब, always a pleasure. Thank you.